भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि हमेशा वर्षा पर निर्भर करती थी यहाँ की। तो यहाँ के जितने भी ज्ञानी जन थे, ऋषि थे, मुनि थे या किसान थे, वो हमेशा एक अनुमान लगाते थे कि भाई वर्षा कब हो। और उन्होंने वर्षा विज्ञान पे यानी मौसम विज्ञान के ऊपर काफ़ी अच्छा शोध किया और अपना ज्ञान को एकत्र करके उनको कहावतों में डाला। तो आज हम ये बात करते हैं कि उनका जो ज्ञान था वो वैज्ञानिक उनके उनके पीछे कितना वैज्ञानिक आधार था। तो मेरे साथ हैं मौसम विभाग के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राठौड़। तो डॉक्टर साहब, हमारे ज्ञान दर्पण में समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद और स्वागत। अब आप बताइए कि ये जो हमारी जो कहावतों के अंदर जो मौसम विज्ञान है वो कितना व्यवहारिक है, कितना ये जो अपना वैज्ञानिक उसका आधार क्या है? रतन सिंह साहब, कहावतें कई प्रकार की हैं और भारत के अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में आप जाएंगे तो कहावतों का स्वरूप भी बदलता है, क्योंकि मौसम के कारक जो हैं अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में असमान है। जो चीज़ केरल पे लागू होती है वो राजस्थान पर नहीं है। इसलिए केरल में जो प्रयुक्त कहावतें या मुहावरे हैं वो राजस्थान के लिए उनका कोई अर्थ नहीं है, या जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पर जो मुहावरे और कहावतें प्रयुक्त हैं उनका हमारे कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहावतें हैं। ये तो एक बात है। दूसरा, कहावतों के भी कई प्रकार हैं। कई कहावतें ऐसी है जो जलवायु को दर्शाती है। जो मैं ये कह सकता हूं कि जो जलवायु यानी क्लाइमेटोलॉजी का ज्ञान है उन कहावतों में है, उनमें है। यानी कि जेठ में कितनी गर्मी पड़नी चाहिए, श्रावण में कितनी बारिश होनी चाहिए, आषाढ़ में कितनी तपिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, या हेमंत में कितनी सर्दी पड़नी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये क्लाइमेटोलॉजी है और ये भी स्थान परक है। तो इनमें भी काफ़ी सटीकताएं हैं जी। कुछ लोकोक्तियाँ, कहावतें ऐसी है जो कि अब तक के प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशंस को लेकर के, चाहे वो ऑब्जर्वेशन वायुमंडल के हों, चाहे पृथ्वी के कई पैरामीटर्स के हों, कुछ पशु पक्षियों के भी, और कुछ वनस्पतियों को लेकर के भी ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। ये सब भी मैं कहूँगा कि आधे ठीक है। और जहाँ तक मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई भी वनस्पति अब तक उसकी अगर आप अवस्था को देखें, यानी उसका पुष्पित होने का, पल्लवित होने का, तो कितना तापमान, आर्द्रता और नमी उसको अब तक मिली है, उसकी परिणति इसमें होती है कि अब उसकी अवस्था क्या है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आगे आप उससे पूर्वानुमान लगाते हैं वो ठीक नहीं है। उदाहरण के तौर पे आम धारणा यह है कि अगर चिड़िया नहा रही है या चींटियां जब पर निकाल करके ऊपर चढ़ रहा है, हाँ, तो बारिश होने की संभावना है। अब इसका विश्लेषण कुछ मैं इस प्रकार करना चाहूँगा कि अगर ये कोई भी परिस्थिति बनती है तो उस वक्त के वायुमंडल की जो परिस्थिति है उसके आधार पे बनती है। और कोई भी जानवर इस बात को अंदाज, उसका बॉडी जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, वो कहती है कि अभी इस अवस्था का उस शरीर पे ये प्रभाव पड़ता है। और कुछ संदर्भ में जो लोकल कंडीशंस के अगर अनुमान पे देखें तो कई बार सटीक होता भी है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये भी रतन सिंह जी कहना चाहूँगा कि ये क्लॉक मनुष्य में भी है। मनुष्य ये ज्ञान भूल गया? नहीं, भूला नहीं है। मनुष्य बहुर्मुखी है, बाहर की चीज़ें देखता है, अंतर्मुखी नहीं है। अंदर की बात, ये हमारा बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है जिस तरह से बाकी जीव का करता है। अब लेकिन जो पूर्वानुमान की बात है तो बहुत स्थानीय अगर देखें तो कई बार सत्य होता है, लेकिन अगर मेरे शरीर पर जो स्थानीय वायुमंडल का जो प्रभाव पड़ता है वो तो ठीक है, लेकिन वायुमंडल एक ऐसी
असीम परिस्थिति है जो पूरे पृथ्वी का वायुमंडल है, और वो आपस में एक दूसरे से संबद्ध है। नहीं डॉक्टर साहब, यूँ तो जैसे मान लीजिए को जो कहावतें हैं कि वो बिल्कुल सटीक नहीं हो सकती, कोई भी पूर्वानुमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह आपका जैसे मौसम विभाग में आप लोग भविष्यवाणियां करते हैं और लोग कहते हैं साहब मौसम विभाग वालों ने भविष्यवाणी कर दी फिर भी बारिश नहीं आई, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई है, पूर्वानुमान लगाया, वो सटीक निकले, लेकिन वो होता नहीं है। तो वो पूर्वानुमान के संदर्भ में ही देखना चाहिए उसको। तो लेकिन वैज्ञानिक आधार पे अगर देखें ना, तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ की वनस्पति हो, यहाँ का जीव जंतु हो, यहाँ का मनुष्य हो, उसके ऊपर यहाँ के 5-10 किलोमीटर के वायुमंडल का ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी तो वो आने वाले आधे घंटे में क्या होने वाला है वो तो ठीक बैठेगा, लेकिन आप ये देखें कि 2 दिन बाद में या 5 दिन बाद में, तो चूंकि ये सब चलायमान अवस्था है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। यही बात कहना है। जी जी। तो मुख्य बात ये हुई कि भाई एक तो ये जो पक्षी है, पशु पक्षी जितने भी हुए, उनकी आदतों के हिसाब से कि वो कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उनकी बॉडी कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, उस आधार पे ये कुछ कहावतें और लोकोक्तियाँ बनाई गई। और जो आपने जैसे जलवायु को बताया कि आषाढ़ के महीने में बारिश हो गई तो जमाना होगा या नहीं होगा, सावन में बारिश हो गई तो फिर जमाना कैसा होगा, तो इनके पीछे किस तरह का वैज्ञानिक आधार है? देखिए, जैसे मैंने जलवायु की बात की तो एक मैं कहावत ही से शुरू करना चाहूँगा, रोहिणी तपे मृग बाजे तो आदर अणचित्या ही गाजे। अब ये रोहिणी नक्षत्र जो है, उस नक्षत्र में तपिश होती है अगर बहुत तेज, तो राजस्थान या उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और जैसे ही कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो वहाँ हवा की गति तेज हो जाती है, और उसके पश्चात जब आर्द्र नक्षत्र आता है तो बारिश निश्चित रूप से उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये जलवायु को समझ करके उसको एक समेकित रूप से एक कहावत के रूप में परोसा गया, जिसका एक वैज्ञानिक आधार है, ये मैं मानता हूँ। तो ये भारत के अंदर आपने जैसे कहा कि अलग अलग अंचलों के अंदर या क्षेत्रों के अंदर वहाँ का जलवायु अलग होता है, और वहाँ के लोगों ने अपने जलवायु के हिसाब से लोकोक्तियाँ बनाई है, या उन्होंने अपना जो ज्ञान था, पारंपरिक ज्ञान था, उसको दोहों के माध्यम से या कहावतों के माध्यम से आगे संचित रखा जी। तो उसके अंदर कभी भी आपका जो मौसम वैज्ञानिक हैं, आपके जितने भी मौसम वैज्ञानिक हैं, तो क्या वो उसका कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं? कोशिश मैं कहूँगा बहुत सघन प्रयास तो नहीं हुआ, क्योंकि जो मीटेरोलॉजी है, जो आज का नवीनतम विज्ञान है, वो भौतिक आधार ढूंढता है, और भौतिक आधार न केवल वायुमंडल का बल्कि समुद्र, वायुमंडल और पृथ्वी, ये सब जो चक्रीय इनका जो रिश्ता है वो अंतर संबंध ढूंढ करके मॉडल डेवलप किए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा दूसरा पक्ष देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो नक्षत्रों का प्रभाव वायुमंडल पे है, ये अभी नवीन विज्ञान में इसको नहीं समझा गया है, और जो हमारा पौराणिक विज्ञान था उसमें नक्षत्रों का प्रभाव उसके मूल में है। और मैं समझता हूं कि इस विज्ञान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता अभी हाल ही के कुछ गत 2 दशकों से इस दिशा में काम शुरू हुआ है। उसको एस्ट्रोमीटियोरोलॉजी, एक नया विज्ञान इसको हम कहते हैं, जो भारतीय पौराणिक विज्ञान था, जो खगोल शास्त्र के ऊपर आधारित था कि अलग अलग नक्षत्रों की जो परिस्थितियां हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण वैज्ञानिक आधार बताना चाहूँगा, कहावतों पे फिर आएंगे दोबारा रतन सिंह जी, कि लोग कहते हैं कि नक्षत्र का तो कोई प्रभाव कैसे पड़ता है, संशय जताते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारा नज़दीकतम उपग्रह है चंद्रमा जब आप समुद्र के ऊपर होता है तो जल को अपनी तरफ उसका गुरुत्वाकर्षण जो है उसके बल से पानी उठ जाता है, और उसी के प्रभाव से ज्वार और भाटा आता है, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो वो एक तरह से नक्षत्र का वो सीधा प्रभाव है, सीधा प्रभाव है। अब जल पर इतना प्रभाव है तो वायुमंडल तो ज्यादा विरल है, और उसमें नमी, मॉइस्चर है, और उसी का खेल है। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक मत मेरा तो ये है कि नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और उसको समझने की आवश्यकता है। और जो हमारा शरीर है,
ये शरीर भी जल से बना हुआ है, इसमें भी जल की मात्रा अधिक है। तो लोग कहते हैं ल्यूनेटिक एक टर्म है। तो चंद्रमा का हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है, तो बाकी नक्षत्रों का भी पड़ता होगा। तो मोटा मोटी इस बात को सिरे से नकार देना असमझ होगी, मैं ये मानता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मौसम वैज्ञानिक रहे हैं और आप जब वहाँ के महानिदेशक रहे, तब मैंने कई बार अखबारों में भी पढ़ी, कई रिपोर्ट्स आई कि और लोग जो मिलते थे कि आजकल मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ बहुत सटीक होती है। तो आपने भी इन जो ये कहावतें हैं अपने आधुनिक विज्ञान के साथ क्या इनका अध्ययन किया कभी? रतन सिंह साहब, जो मौसम विज्ञान और जो पूर्वानुमान है उसमें विज्ञान तो है ही है, विज्ञान के साथ में इसमें लोक ज्ञान और कला भी है, मैं ये मानता हूँ। लोक ज्ञान इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मौसम पूर्वानुमान से पहले जलवायु को अच्छी तरह से परखना होता ही है, और लोकोक्तियों में और मुहावरों में इसको बहुत सघनता से ये प्रयास हुए हैं। हमने भी प्रयास किया, हमने संपूर्ण देश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जो लोकोक्तियाँ प्रचलित थी उनका संकलन करने का प्रयास किया, और कुछ एक वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रकाशित भी किया, और ख़ास तौर से उन लोकोक्तियों को जिनका कि विज्ञान की कसौटी पे भी खरी उतरती हैं। जी, आपने मतलब जो विज्ञान की कसौटी पे जो खरी उतरती है वो उनका एक तरह से वर्गीकरण करके या उनमें से छांट करके उनका प्रकाशन किया, और आप लोगों ने भी उनका अपना जो मौसम पूर्वानुमान है उसमें उपयोग भी किया जी, तकनीकी आधार के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक जो फोरकास्टर है उसके बैक ऑफ माइंड में मॉडल आउटपुट या बाकी जो टूल्स हैं उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें उसके दिमाग में समग्र रूप से होती है, और जिसको कि वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो बुलेटिन लिखता है पूर्वानुमान का तो उसमें वो परिलक्षित होती है कहीं न कहीं पर। तो हमारे पूर्वजों ने कृषि मौसम के ऊपर, कृषि के लिए जो वर्षा की ज़रूरत होती है, तो मौसम के ऊपर जितना भी ज्ञान संचित किया और उनको लोकोक्तियों में और दोहों के अंदर जिंदा रखा आगे की पीढ़ियों के लिए, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो सारा का सारा उनके पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है। हालांकि वो सटीक नहीं कह सकते कि हर जरूरी नहीं कि हर एक लोकोक्ति सटीक हो, लेकिन उनके पीछे पूरा वैज्ञानिक आधार था। ठीक इसी आधार पे आज भी पूर्वानुमान किए जाते हैं। तो ये हमारे एक तरह से पूर्वजों का पूरा पूरा ज्ञान था, जिसे हम पारंपरिक ज्ञान कह सकते हैं। तो हमें आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान में जो आधुनिक तकनीकी ज्ञान है, उसके साथ यदि हम पारंपरिक ज्ञान का भी सामंजस्य बिठाएं और उसके साथ दोनों उनका भी अध्ययन करें, तो हम औरों से कहीं बेहतर पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम डॉक्टर साहब फिर आपका समय लेंगे ताकि हमारे जितने भी जो किसान भाई हैं उनको आपके मौसम विज्ञानी होने का फ़ायदा मिले, कुछ उनको ज्ञान मिले। धन्यवाद।